देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। अगले 1 घंटे तक आप हमारे दर्शक कहीं मत जाइए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा सर्वे आपको दिखाने जा रहे हैं। कल इस देश के राजधानी के मुख्यमंत्री, अगर बात की जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के साथ आपको जीना पड़ेगा, लगता ये रहेगा। यही बयान कुछ स्वास्थ्य मंत्री का आया और इतनी बड़ी बात है कि WHO ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया और इसी के ऊपर TV9 भारतवर्ष एक सर्वे लेकर आया है। एक बड़ा सैंपल साइज और इस सर्वे में हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोरोना के साथ अब आप जीने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सर्वे के साथ रिसर्च लेकर आ रहे हैं हमारे खास मेहमान, हमारे खास डॉक्टर्स, हमारे खास एस्ट्रोलॉजर्स, हमारे खास एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो कि बताएंगे कि क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ सर्वे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 2 के बाद अब लॉकडाउन 3 में कदम रखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। इस दौरान सामान्य गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना हमेशा रहेगा। सीधे चलते हैं इस बिग वॉल पर, मैं आपको लेके चलता हूं और सीधे देखते हैं कि हमारे सर्वे का पहला सवाल और पहला जो आकलन है, रिजल्ट क्या है। सीधे मैं आपको लेके चलता हूं, बने रहिए और वापस आऊंगा अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करके उनसे बातचीत करने के लिए। कोरोना है सदा के लिए, सवाल है भारतवर्ष का ऑनलाइन सर्वे। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि डेंगू बर्ड फ्लू तरह की तरह कोरोना भी हमेशा की तरह रहेगा? पहला सवाल देखा आपने, फिर से देखें। क्या आपको लगता है डेंगू बर्ड फ्लू की तरह क्या कोरोना भी हमेशा जिंदा रहेगा? 66% हां, 22% कह रहे हैं नहीं, कह नहीं सकते 12%, यानी कि यह एक आकलन आ रहा है। 66% हां, नहीं 22%, कह नहीं सकते 12%। दूसरा सवाल, क्योंकि दो सवाल के मैं चंक लूंगा, दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कोरोना है सदा के लिए? दूसरा सवाल देखें आप, क्या कोरोना के साथ हमें जीना सीखना चाहिए? क्या कोरोना के साथ हमें जीना सीख लेना चाहिए? 82% कह रहे हैं हां, नहीं कह रहे हैं 12%, कह नहीं सकते 6%। इस वक्त की ये दो बड़ी जानकारी हमारे सामने है। मैं ये दोनों आपको पॉइंट दिखाने के बाद सीधे अपने मेहमानों के पास चढ़ूंगा। यहां पर जो मेहमान मेरे साथ हैं, ये उनके पास चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्क्रीन पर सभी मेहमानों को दिखाएं प्लीज। मेरे साथ डॉक्टर रजनीश कपूर थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। शक्ति सिन्हा जी, पूर्व प्रधान सचिव, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। डॉक्टर रवि मलिक है मेरे साथ, CMD रेडिस हॉस्पिटल। सर आपका स्वागत है। मेरे साथ आपकी स्क्रीन पर जो दो आपको और मेहमान दिखाई दे रहे हैं, उनको ध्यान से देखें। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी एंड डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक सर्जरी, सर गंगाराम हॉस्पिटल। पंडित अजय भांबी हमारे साथ हैं, जिन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था और आपको याद होगा TV9 भारतवर्ष पर उन्होंने कहा था कि आप कहीं मत जाइए, ये कोरोना कहीं नहीं जाने वाला है, बढ़ने वाला है, अप्रैल मई तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। मेरे साथ इस वक्त एक और हैं, अनिल वत्स जी आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आध्यात्मिक गुरु हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अरविंद, सबसे पहला सवाल आपसे। सर, कोरोना को लेकर हमने पहला सवाल यह पूछा, क्या कोरोना आपको लगता है डेंगू बर्ड फ्लू की तरह कोरोना भी हमेशा जिंदा रहेगा? 66% कह रहे हैं हां, 22% कह रहे हैं नहीं। सर, मैं स्वाइन फ्लू के भी अभी केसेस देख रहा हूं। आज की तारीख में 179 कंट्रीज स्वाइन फ्लू से अभी भी अफेक्टेड हैं, जो 2009 में पैंडेमिक घोषित किया गया था। क्या कोरोना हमेशा रहेगा? निशांत जी, ये सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर कट हाँ या ना में देना मुश्किल है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि स्वाइन फ्लू और कोरोना में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि स्वाइन फ्लू भी कई देशों में फैला था, लेकिन जिस तरह की वैश्विक महामारी कोरोना ने की है और जिस तरह से इसने पूरे विश्व को एक तरह से स्टैंड स्टिल पे ला दिया है, ऐसा मेरे 60 वर्ष के जीवन में आज तक कभी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा।
और उसके वजह से जितना अमाउंट ऑफ रिसर्च, जितना अमाउंट ऑफ मेडिसिन की सर्च, वैक्सीन की सर्च जिस बेतहाशा तरीके से इसके लिए हो रही है, ऐसी मुझे नहीं लगता आज तक किसी के लिए हुई। इसलिए दूसरे बर्ड फ्लू के बेसिस पे ये कहना कि चूंकि बर्ड फ्लू रह गया ये भी रहेगा, मैं ऑनेस्टली आपसे कहूंगा कि कोई भी अगर इसको हाँ या ना में ब्लैक एंड व्हाइट आंसर दे तो वो एक गेस लेना है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी इस साल के बाकी महीनों और मे भी अगले साल के भी कई महीनों तक ये रहेगा। जिस दिन तक हम इसकी कोई इफेक्टिव क्योर या इफेक्टिव वैक्सीन नहीं ढूंढते तब तक हमें इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। जिस दिन उन दोनों में से कोई चीज आ गई, उसके कुछ महीनों के बाद या एक आध साल के बाद अगर ये हट सका तो हट जाएगा, लेकिन वो भविष्य में है, आज उसके लिए भविष्यवाणी करना संभव नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं, जो आपसे जानना चाह रहा हूं, मैंने अभी अलग अलग बीमारियों का जिक्र किया आपसे जी। देश में बीमारियां आती हैं, वो घर करके रह जाती हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा, यहां पर सीधे मैं आपको लेके चलता हूं। शक्ति सिन्हा जी भी मेरे साथ हैं। शक्ति सिन्हा जी, मैं आपसे सर आपसे जानना चाहूंगा, क्या जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो ऐसे होने चाहिए कि अब हमें मान लेना चाहिए कि कोरोना जो है इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर? क्योंकि अगर पैंडेमिक के लिहाज से देखा जाए तो मेरे पास जो फैक्ट है, मैं लास्ट पैंडेमिक की अगर बात करूं H1N1, तो वो जानकारी ये कहती है कि जनवरी 2009 से अगस्त 2010 तक ये था। हेलो जी। अच्छा, नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने सही कहा, इसका बड़ा क्लियर जवाब देना ठीक नहीं होगा, बट हाँ, ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस, हाथ धोना रेगुलरली, सफाई रखना, मुंह पर अगर पब्लिक पे जा रहे हैं मास्क पहनना, जैसे जापानी लोग हरदम पहनते हैं, वो सब चेंजेस अगर हम लाएं अपनी जिंदगी में तो मेरे ख्याल से उससे फर्क पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी अगर हम देखेंगे, अब हम कितने खुश हैं, दुखी में भी हम खुश हैं कि आसमान खुद साफ हो गया है, नदियां हमारे साफ हो गई हैं। क्या उसकी तरफ भी हम आगे ना बढ़े, अपने लाइफस्टाइल ऐसे चेंजेस ना लाएं जो कि हमें स्वस्थ जीवन जीने में सहायता मिलेगी? तो मेरे ख्याल से कोरोना का हम यार क्यों हल्ला करते हो यार? शक्ति जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं यहां पर, मुझे जो आपसे जानने की कोशिश में कर रहा हूं वो ये है कि अभी तक जो एनालिसिस है वो ये कह रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी 1.5 साल 2 साल लग सकता है। एकदम सही, एकदम सही। तो इसीलिए हमें अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में, आज कोरोना है कब कुछ और होगी, हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में प्रिवेंटिव हेल्थ जो होता है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम बेटर हो जाए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस डिसीज कम हो जाए, तो उससे आदमी में जो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसके लिए भी आगे बढ़ना है। क्योंकि आज कोरोना है, चलिए 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में अब तक कम हो जाएगी, इफेक्ट कम हो जाएगा। बट अगर कुछ लिंगरिंग रह जाए और उसका विरुलेंट फॉर्म दोबारा आ जाए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं, ये भी हमें सोच के चलना चाहिए। सर, मैं एक और चीज यहां पर, जो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर्स यहां पर है, मैं चाहूंगा जो हमारे गेस्ट कह रहे हैं अब उसको हम स्क्रीन पर लाके लिखना शुरू करें। मैं सीधे चलूंगा अजय भांबी जी। अजय भांबी जी, आपका जो बैंग ऑन जो आपका एनालिसिस था, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा वो एकदम सही था कि अप्रैल मई में कहीं नहीं जाने वाला है, और वही हो रहा है। अजय जी, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कोरोना की अगर अवधि की बात की जाए, क्योंकि जो हमारा पहला सवाल था कि आपको लगता है डेंगू बर्ड फ्लू की तरह कोरोना भी हमेशा रहेगा, तो इसके बाद क्या हम ये समझे, जो मैं पहला सवाल चाह रहा हूं, मैं चाहूंगा टॉस ओवर करके दूसरा सवाल भी यहां पर स्क्रीन पर दिखाते रहे, क्या मैं ये समझूं सर, क्या मैं ये समझूं कि अब एस्ट्रोलॉजिकली भी इसके साथ हमें जीना पड़ेगा? रहे हैं जहां पर ये पृथ्वी या प्लेनेट अपने आप को रिपेयर कर रहा है, और रिपेयर हो रहा है, ये हमको पूरी दुनिया में दिख रहा है। क्योंकि हमने क्या किया है, पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोगों ने, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो किसी कंट्री के, या प्रेसिडेंट रहे हो, या क्या नाम है बिजनेस टाइकून रहे हो, हम सब ने इस प्लेनेट का जितना वो किया है एक्सप्लॉयटेशन, ये प्लेनेट हमको झेल नहीं पा रहा, ये हमसे दुखी हो गया है। हर बार कृष्ण जी नहीं आएंगे, हम हर बार राम जी नहीं आएंगे, ये नेचर अपने आप को, मदर नेचर अपने आप को क्योर कर रही है, अपने आप को तैयार कर रही है। उसके लिए हमको अपने जीने का स्टाइल बदलना पड़ेगा। बीमारियां तो आती ही रहेंगी, यह बीमारी भी जाने वाली नहीं है। मैंने आपसे सबसे पहले मैं नहीं बोला था, ये बीमारी
रहेगी, क्योंकि HIV गई नहीं, डेंगू आया 1978 में, वो नहीं गया, बाकी बीमारियां आप बता ही रहे हैं। तो बीमारियां जो आती हैं वो जाती नहीं है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तब ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ग्रहों से नहीं देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा आकाश बदल रहा है, यूनिवर्स इज चेंजिंग, कॉस्मोस इज चेंजिंग। मैं शुरू से ये बोल रहा हूँ, जब कॉस्मोस चेंज होगा तो A to Z सबको बदलना पड़ेगा। ये स्थिति ऐसी है कि आप कितने बड़े हो, राष्ट्रपति हो तो आप घर में बैठे हुए, आप प्रधानमंत्री हो तो बैठे हुए, बिजनेस टाइकून हो तो बैठे हुए, गरीब आदमी हो तो बैठे हुए। तो जो इक्वालिटी का बात है, जो हम बोलते हैं इक्वालिटी, तो इक्वालिटी पहली बार दुनिया में देखने को मिली। इसका मतलब है अब हर आदमी की जिम्मेदारी है, छोटे से बड़े की, छोटे देश से बड़े देश की, छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, खान पान, रहना सोना, सब लेना देना, तो ये जाएगी नहीं। और ये बीमारी वैसे भी सितंबर तक तो इसका प्रकोप कम होता दिख नहीं रहा, और इसको कंट्रोल में आते आते 2 साल लग ही जाएंगे। 2 साल में अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी वो अलग स्थिति है। तो ये बीमारी अभी जाने वाली नहीं है, क्योंकि बीमारियां तब जाती हैं, तब क्योर होती हैं जब हम अगर स्वस्थ तरीके से रह रहे हो। अगर हम अस्वस्थ तरीके से रह रहे हैं, हमारा खान पान, रहना सहना, हमारा पर्यावरण, अगर सभी कुछ गड्ढे में चला गया है, तो फिर उस गड्ढे से बीमारियां तो उपजेंगी। तो यही तो हो रहा है इस दुनिया में। सर, आप जो बता रहे हैं बहुत चिंता का विषय है। आप जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा सर को एक बार जरूर ऊपर लेके आए और दिखाएं एक चीज जरा। प्रकृति, हमें अपने जीने के तरीके को बदलना पड़ेगा और ये सब चीजें रहेंगी। सोइन साहब, वेलकम सर। डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन इस वक्त हमारे साथ है, चेयरमैन मेदांता लिवर इंस्टीट्यूट। डॉक्टर रवि मलिक, CMD रेडिक्स हेल्थ केयर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सोइन सर, आपका फ्रेम थोड़ा सीधे से नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा अगर कैमरे पे और ज्यादा आ जाए, थोड़ा फ्रंट फेसिंग, थोड़ा और आगे आ जाए, थोड़ा काउच ना करें क्योंकि फ्रेम में नहीं आ पा रहे थे आप। अभी हमने 2 सवाल दिखाए, मैं बाकी 2 सवाल दिखाने के लिए अब जा रहा हूं स्क्रीन पर। आइए सीधे लेके जाते हैं और फिर और मेहमानों के पास जाएंगे। बाकी 2 सवाल यहां पर हैं। क्या आपको उम्मीद है कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा? यह हमने सवाल पूछा है। क्या आपको उम्मीद है कि कोरोना जो है वो वैक्सीन आने के बाद जड़ से खत्म हो जाएगा? 46% कह रहे हैं हां, 45% कह रहे हैं नहीं, और कह नहीं सकते 9%। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है वैक्सीन के बाद भी, यानी कि अगर आप और बीमारियों से कंपेयर करें तो डॉक्टर से बेटर कोई नहीं होगा ये बताने के लिए। फिर एक सवाल जो हमारे लिए काफी मैटर करता है वो ये है कि क्या कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए आगे भी लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि लॉकडाउन के अलावा और भी चीजें होती हैं। लेकिन 81% कहते हैं हां, नहीं कहते हैं 16%, कह नहीं सकते 3%। यानी कि कोरोना पर कंट्रोल के लिए आगे भी लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है। हां 81%, नहीं 16%, कह नहीं सकते 3%। सीधे चलते हमारे खास मेहमानों के पास। डॉक्टर सोइन, शुरुआत में आप ही से करूंगा। सर, मुझे एक चीज समझाइए आप, अभी तक जो आकलन है, अभी तक जो एनालिसिस है, हमने जो सर्वे किया है, उसमें पहला सवाल था कि आपको लगता है कि डेंगू बर्ड फ्लू की तरह कोरोना हमेशा जिंदा रहेगा? 66% ने कहा हां, 22% ने कहा नहीं। फिर हमने पूछा क्या कोरोना के साथ हमें जीना सीख लेना चाहिए? 82% कह रहे हैं हां, और नहीं कह रहे हैं 12%। अभी जो सर्वे पॉइंट्स किया वो आपके सामने। मैं ये जानना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन के बाद, पहले तो वैक्सीनेशन कितना दूर दिखाई देता है, इसका क्या जवाब होगा डॉक्टर सोइन? दूसरा, क्या वैक्सीनेशन के बाद भी हमें लगता है कि ये एक ऐसे सिचुएशन पे आ जाएगा जब चीजें ठीक हो जाएंगी? देखिए, वैक्सीनेशन आने में 12 to 18 मंथ्स लगेंगे। आई नो कि ऑक्सफोर्ड और मॉडर्ना और बहुत सारे कंपनीज अपने वैक्सीन्स बना रहे हैं, उनका ट्रायल कर रहे हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का भी इस चीज़ में जुटा है कि सितंबर अक्टूबर तक कुछ ट्रायल्स हो जाएं जिससे हमें पता लग जाए कि वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है। लेकिन रियलिस्टिकली जब सारे लोगों पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं और उसका इफेक्ट हजारों लाखों लोगों में देखा जाए, क्योंकि तभी पता लगता है कि वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं, तो उस चीज में 1-1.5 साल तो लगेगा। प्रॉब्लम यह है कि कई तरह के वैक्सीन है, RNA वैक्सीन है, DNA वैक्सीन है, एडिनो वायरस वैक्सीन है, अटेनुएटेड वैक्सीन है। तो उसमें कौन सा वैक्सीन काम करेगा और कितनी देर के लिए करेगा ये कहना मुश्किल है आज। प्लस द वायरस कीप्स चेंजिंग इट्स जीनोम, म्यूटेशन होता रहता है। तो एक DNA या RNA वैक्सीन जो बन गया वो हो सकता है सारे सीजन में काम नहीं करे जिस तरह इन्फ्लुएंजा में होता है।
तो ये हमारा सोचना है कि नंबर 1, ये डिजीज तो रहेगी, ये तो कहीं जा नहीं रही है। नंबर 2, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द सोल्यूशन, बिकॉज लॉकडाउन का मतलब है कि आपने लोगों की एक्टिविटीज बंद कर दी और एक तरह से अस्पतालों को तैयार कर दिया कि कुछ बीमार मरीज हों तो उनको देख रेख कर सकें, उनको ठीक कर सकें। लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट लॉकडाउन तो वायबल है ही नहीं, क्योंकि लोगों का रोटी रोजी बंद हो जाती है और जो बॉटम के 60% लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लॉकडाउन को। तो इसका ड्रग और वैक्सीन तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये डिजीज तभी जाएगी नहीं, लेकिन ट्रीटेबल हो जाए तो फिर हमें इससे डर लगना बंद हो जाएगा, फिर हमारी लाइफ कुछ नॉर्मल आ सकती है। जब तक ड्रग और वैक्सीन इसके नहीं आते हैं इफेक्टिवली, तो हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, ये सब रूटीन तो हमें रखना ही पड़ेगा। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट का रेड, एम्बर या रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि इसमें जब ग्रीन है तो इसका मतलब केसेस नहीं है, तो उनमें एक्टिविटी अलाउ की जाए। तो ये अच्छा आइडिया है और इससे पूरे देश का फायदा होगा, लेकिन अगर हम इसका पालन करें। आपने बड़ी बात की है सर कि मतलब इसमें टाइम लगेगा। हाँ, और मैं चाहूंगा एक बार फिर से सर्वे का रिजल्ट दिखाएं हम लोग, क्या कोरोना पर कंट्रोल के लिए। ये मल्टीपल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और बीच बीच में हम सारे सवालों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी, मैं चाहूंगा सब कुछ, सारे सवाल यहां पर दिखाए जाएं। डॉक्टर रवि मलिक हमारे पास हैं, लेकिन शक्ति जी मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि आपसे बेहतर और कौन बता सकता है कि इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सर देखिए, इफ इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, अगर ये लग रहा है कि ये रहेगा काफी समय तक, तो हम इंसान की दिनचर्या के अलावा प्रशासन की तरफ से क्या क्या चेंजेस एनफोर्स होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि फिर मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सर, ये बहुत बड़ा ग्रेविटी वाला सिचुएशन है। आज जितने भी दर्शक मेरे साथ टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शक जुड़े हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा है? ये इस देश के कई बड़े नेता, WHO कह चुका है कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे सर, बताइए जरा। एकदम, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लॉकडाउन ये ऐसा विकल्प है जो बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इमरजेंसी तो हमने कर दिया, गोइंग फॉरवर्ड हमें ऐसे ऐसे तरीके अपनाने होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो बेसिक मिनिमम हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स है, हाथ धोना, बार बार बाथरूम जाना, हाथ धोना, हर समय हाथ धोते रहना, मास्क पहनना, बाहर निकले तब सोशल डिस्टेंसिंग जहां संभव हो मेंटेन करना, साथ साथ ऐसे चेंजेस लाना हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में भी जो कि प्रदूषण कब पैदा करे, किस तरीके से सफाई का सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स हमारा बढ़े। तो ये सब हमको देखना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में। जैसे मैंने कहा था, अगर दोबारा ऐसे कोई आपदा है तो हम क्या करेंगे, हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में भी अब हमें अच्छे तरह से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी पड़ने के बाद दूसरी बात है, अगर बीमारी के पहले हम इम्यूनिटी सिस्टम को, ह्यूमन बीइंग्स को बेटर, हेल्दी, ज्यादा हेल्दी बना पाएंगे तो कोप अप करने में भी बेटर जरूर होता है। अब हर बीमारी के लिए तो नहीं, बट अक्सर देखा जाता है इफ यू आर हेल्दियर पर्सन, हेल्दियर लाइफस्टाइल, तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर होगा। तो सरकार को अपने जो फोकस है डेवलपमेंट में थोड़ा सा बदलाव जरूर लाना पड़ेगा, और हम देख भी रहे हो रहा है पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरह से सरकार ने एक्ट किया है। मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी में 63-64 साल होने वाला है, मैंने सरकार को 1.5-2 महीने तक इतना प्रोएक्टिव रहना, चेंजेस लाना, बदलाव लाना, जब परिस्थिति बदल रही है उसको ध्यान में रखते हुए, इस तरीके से हमें एक नए सोचना पड़ेगा, एक नया तरीका सोचना पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन का, सो दैट फ्यूचर में हम अच्छा से कोप अप कर पाए। क्योंकि कोविड ना भी रहे, अगर दूसरा फॉर्म ऑफ कोरोना आ जाए या कुछ और आ जाए, तो उसके लिए हम रेडी रहेंगे एडवांस में, ना कि आने के बाद हम कोशिश करें। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपसे बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं सर। आपने जो बोला कि सरकार की तैयारियों का जिक्र किया, डॉक्टर रवि मलिक मुझे प्लीज समझाइए एक बात, जिस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन के बीच में होता है और उसके एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी ऐसे होते हैं जैसे नॉर्मल फ्लू की तरह है, अगर वो बीमारी इतने दिनों तक रहती है तो फिर इंसान कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किसी को कोरोना है कि नहीं है, कैसे खुद का बचाव करेगा? ये तो एक बहुत बड़ी, मतलब मैं बड़ा प्रैग्मेटिक होकर ये सवाल पूछ रहा हूं, ये बहुत बड़ी सिचुएशन सामने आ गई।
डेफिनेटली निशांत जी, ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है कि जब हमें मालूम ही नहीं है, जब सिम्टम ही नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को आइसोलेट कैसे कर सकते हैं। वो व्यक्ति हम मेरे आपकी तरह हेल्दी ह्यूमन बींग्स की तरह सोसाइटी में घूमता भी रहेगा और कोरोना को फैलाता भी रहेगा। तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस जहां पर भी होते हैं वो डेफिनेटली दिक्कत करते हैं। और ये केवल कोरोना बीमारी नहीं है, मैं आपको बताऊं तमाम तरह की बीमारियां हैं। अब आप पोलियो की बात करें जो पहले होता था, उसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक 95% से ज्यादा होते थे। हेपेटाइटिस ए का आप एग्जाम्पल ले लो, डिप्थीरिया का एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं और वो जो है बीमारी को फैलाते रहते हैं और पता भी नहीं चलता। तो ये एक बड़ी डेफिनेटली आपका सवाल जायज है कि ऐसी कंडीशन में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रिकॉशंस लेना। लेकिन दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए लॉकडाउन एक विकल्प नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हमें एक लोकलाइज्ड लॉकडाउन अपना करना पड़ेगा कि हमने लॉकडाउन खोल भी दिया और लॉकडाउन में भी हैं। वो कैसे? हमें सोशल डिस्टेंसिंग अगर कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति, अब चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक केस ही क्यों ना हो, अगर उससे हम 1-1.5 मीटर का फासला बना के चलते हैं तो शायद वो हमें इन्फेक्शन दे ही नहीं पाएगा। तो इस तरह के हमारे को विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। दूसरी चीज ये भी है, देखिए ये वायरस के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, सबकी अटकलें हैं अभी। ये एवर चेंजिंग, एवर लास्टिंग टाइप की एक डायनेमिक सी सिचुएशन चल रही है जिसमें कि ऊंट किस करवट बैठता है आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। ये अभी तक लग रहा है कि डेफिनेटली कोरोना हमारा साथ शायद ना छोड़े, लंबे टाइम तक चले, लेकिन मैं एक इसमें विरोधाभास भी है, हो सकता है कोरोना 1-2 महीने के बाद में चला ही जाए। आप देखिए सार्स का जब पैंडेमिक आया था 2002 में, तो ऐसा लगता था जैसे सार्स पता नहीं हमारी एक जीवन शैली बन जाएगा, जो कि इतनी खतरनाक बीमारी थी। 2003 के बाद एक भी केस नहीं हुआ। तो ये वायरस किस वे से बिहेव करता है, ये इसकी हम अटकलें ही लगा सकते हैं। आगे किस तरह से ये बिहेव करेगा, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। जहां तक देखिए युद्ध स्तर पे जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, जैसे एक वैक्सीन को निकलने में 10 साल लगते हैं, लेकिन एबोला की वैक्सीन 5 साल में आ गई, जीका भी की वैक्सीन 2 साल में आ गई, और इस वक्त बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। You never know, by the start of the next year हो सकता है कि हमारे पास में वैक्सीन आ जाए, क्योंकि काफी हद तक ये प्रोमिसेस हो रहे हैं कि अक्टूबर तक हेल्थ केयर्स तक वैक्सीन आ सकती है। ये हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि इस तरह की जो चीजें, क्योंकि इस वक्त सारा वर्ल्ड कोलैबोरेट करके एक ही दुश्मन से लड़ रहा है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं है कि मैं बनाऊंगा वैक्सीन और मैं पैसे कमाऊंगा। इस वक्त हर आदमी लगा हुआ है, एंड यू नेवर नो हमारे पास वैक्सीन कब आ जाए। बाकी जहां तक बाकी थेरेपीज का तल्लक है, प्लाज्मा थेरेपी वगैरह, दे आर ऑल स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स। इस वक्त जो हमारे को दवाई और वैक्सीन ये इमीडिएटली आनी बड़ी जरूरी है, ये हमारी ढाल बन जाएगी, फिर हमें कोरोना से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमें एनालाइज करना बड़ा जरूरी है, इसका मोर्टेलिटी रेट हमारे देश में क्या है। हर देश का मोर्टेलिटी रेट अलग अलग रहा है। इटली के अंदर 12% रहा है, अगर हम जर्मनी की बात करें तो 1% से भी कम है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स जो डिफरेंट कंट्रीज के हैं, उन्होंने डिफरेंट वे में बिहेव किया है। मेरा मानना है कि हमारे कंट्री में अब जिस तरह से टेस्ट होंगे और सारे लोग पॉजिटिव आएंगे, मोर्टेलिटी रेट मुझे लगता है काफी कम होगा, तो भी हमारे को चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। बाई चांस मोर्टेलिटी रेट इज लेस। पॉइंट नोटेड। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा डॉक्टर मालिक, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि आपने जो पॉइंटर्स रखे हैं, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा यहाँ पर। हमारे साथ और भी डॉक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं आपके स्क्रीन पर। डॉक्टर रजनीश कपूर इस वक्त हमारे साथ है। सर वेलकम आपको। मैं अभी आपके साथ मैं वापस अभी लाइव पे आ रहा हूं। अनिल वत्स जी, अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि आपके जो पिछली बार कुछ एनालिसिस थे वो काफी सही थे, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या हम कोरोना को आने वाले 2-3 साल तक देखते हैं, इसी प्रारूप में देखते हैं, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा, वैक्सीनेशन का ब्रेक थ्रू कैसे आप आकलन करते हैं? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिसके माध्यम से मैं ये बात आप लोगों तक और पूरे देश तक मैं पहुंचा पाऊंगा। मैंने सभी डॉक्टर्स की बातें सुनी। डॉक्टर अजय भाभी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि ये अभी कहीं जाने वाला नहीं है, साथ रहने वाला है। लेकिन मैं चूंकि एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरा अपना आकलन है। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं, क्योंकि किसी भी चीज को अगर देखना हो तो पहले उसका उद्गम देखना चाहिए कि वो शुरू कहां से हुआ। तो अगर हम देखते हैं तो 26/12/19 को एक सूर्य ग्रहण आया था। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूं, और मूल नक्षत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा था, जिसका स्वामी केतु होता है। 2 प्लैनेट ऐसे हैं, राहु और शनि, जो किसी भी रोग का प्रसार करते हैं।
शनि का काम है दबे हुए रोगों को बाहर निकाल के पेश कर देना, और राहु का काम है कि उस रोग को नए नए रूपों में प्रकट करके नए नए तरीकों से उसे आगे बढ़ाना और मानवता के अहित में काम करना। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है शनि और राहु के। 26, 12, 19 को सूर्य ग्रहण पड़ा तो उस वक्त लगभग 6 प्लेनेट एक साथ ही थे और ये मूल नक्षत्र में था जिसका स्वामी केतु है। राहु और केतु का काम होता है मंगल की तरह काफी विस्फोटात्मक स्थिति आगे पैदा कर रहा। फिर हमारे पास 10 जनवरी 2020 को, मैं बिल्कुल आंकड़ों से बात कर रहा हूं, 10 जनवरी 2020 को चंद्र ग्रहण पड़ा था, वो आद्रा नक्षत्र में था, उसका स्वामी राहु था। 10 जनवरी के बाद ये केस आने शुरू हो गए। पहले वाले मूल नक्षत्र में ये चीजें प्रकट हुई, पर राहु ने इस चीज को क्लियर किया। इन लोगों ने छुपाया भी जहां से ये शुरू हुआ। 10 जनवरी को आर्द्रा नक्षत्र जब राहु का आया तब इस राहु ने विस्फोटक रूप लिया और यह कोरोना दुनिया में फैलना शुरू हो गया। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब फिर 20 जून को राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। एक टर्निंग पॉइंट है राहु का। याद रखिएगा कि कोरोना के जितने फेसेस बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, कब पहले कह रहे थे इंसान से इंसान में नहीं होता, अब इंसान से भी हो रहा है। पहले कहते थे एयर से ट्रेवल नहीं कर सकता, अब एयर से भी ट्रेवलिंग की बात हो रही है, चाहे वो 2 गज के डिस्टेंस पे हो। लेकिन सबसे कीमती बात, ये जो पैदा हुआ उस वक्त काल सर्प योग लगा हुआ था। ये काल सर्प योग मैं आपके लिए और पूरे देश के लिए, विश्व के लिए एक शुभ भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। 16 जुलाई 2020 को ये काल सर्प योग भंग हो जाएगा, जिस वजह से इस वायरस ने जो महामारी फैलाई है इसकी कमर टूट जाएगी। 16 जनवरी 2020 को काल सर्प योग ये भंग होगा। ये एक बहुत विशिष्ट बात है। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक सूर्य ग्रहण 16, एक मिनट में समझा नहीं सर, आप फिर से बताएंगे एक बार ये डेट मुझे फिर से। 16/7/2020 को काल सर्प योग भंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो पहले पड़ा था, मैंने आपको बताया कि जब ये 26 दिसंबर, मतलब आपका यह आकलन है जून की, अगर आप बात कर रहे हैं जून का आकलन कर रहे हैं आप। 16 मैं बताने जा रहा हूं, 16 जुलाई को काल सर्प योग भंग हो जाएगा। हाँ। इसका मतलब वायरस की कमर टूट जाएगी, निश्चित रूप से टूट जाएगी। हाँ, प्रभाव की जहां तक बात है, निश्चित रूप से जो लोग इन्फेक्टेड होंगे, परेशान होंगे, वो साइड इफेक्ट आएंगे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति का जो तरीका है, हाथ जोड़ना, डिस्टेंस बनाए रखना, पॉइंट नोट, मतलब आपने एक डेडलाइन दे रखी है। अजय बांबी जी, मैं आपसे भी एक डेडलाइन लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ यहां पर डॉक्टर रजनीश कपूर जुड़ चुके हैं, वाइस चेयरमैन डिपार्टमेंट और ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता। सर, मैं, क्योंकि आप कार्डियोलॉजी से हैं तो मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, और मैं बड़ा हैरानी होती है, इस देश में दुनिया की अपेक्षा कितने सारे हार्ट डिजीजेस हैं। इस देश में कितनी सारी हार्ट डिजीजेस होती हैं, कितने सारे कार्डियक अरेस्ट होते हैं। स्वाइन फ्लू की अगर बात की जाए तो भारत में अभी भी उसके केसेस आते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था कहीं पर, एंसेफेलाइटिस की बात की जाए तो इग्नोर जाता है वो मामला। करीब 66,000 केसेस, अप्रोक्सीमेटली 67,000 केसेस 5 साल में, और उसमें भी करीब 7,200 ज्यादा मौतें। ये सारे स्टैटिस्टिक्स में इसलिए आपसे पूछ रहा हूं सर, क्या हम कुछ ऐसा ही रूप देखते हैं आने वाले समय में कोविड का, कोरोना वायरस का? Nishant, yeah, so I'll answer on this. I think this topic is very valid. जो आप सब ये डिस्कशन कर रहे हो आज, एक तो चीज़ है भी हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं विद ऑल दीज मीन्स, विद ऑल सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क, वो सब बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। बट फ्यूचर क्या है, आगे हम क्या देख रहे हैं? सो आई थिंक किसी भी हालत में हम ये नहीं देख पा रहे भी ये वायरस इरेडिकेट हो जाएगा। सो वायरस इज हियर टू स्टे। आई डोंट थिंक वायरस इज गोइंग अवे। देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ स्केप्टिसिज्म भी, वायरस जब गर्मी का महीना आएगा तो वायरस शायद कम हो जाए, वो भी नहीं दिखता है। आप देखें जो फ्लू, सिंपल फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो काफी सालों से है। और अभी भी यूएस के फिगर्स मैं बता रहा हूँ, पिछले साल 39,000 डेथ्स एनुअली वहां फ्लू से होते हैं, एनुअली।
जब वो वायरस जो सिंपल है, अब इन्फ्लुएंजा और कोविड में क्या डिफरेंस है कोरोना वायरस में, एक फिगर होता है R0 नीचे लगता है बेस में उसके। सो R0 फिगर इज अ मेजर ऑफ इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल ऑफ दैट वायरस। वो एक वायरस अगर एक इंसान को हुआ, वो आगे कितने लोगों को वो इसको पोटेंशियली इन्फेक्ट कर सकता है। तो इन्फ्लुएंजा का जो R0 है वो 1.2 1.3 है, एक बंदा आगे एक या 1.3 बंदों को इन्फेक्शन कर सकता है। जो R0 वो कोरोना वायरस का है वो 2.4 है। सो बहुत हाई चला जाता है, तो उससे जो चेन है वो बड़ी तेजी से बढ़ती है। सो वन फैक्ट इज वेरी क्लियर दैट कोरोना वायरस इज हियर टू स्टे, एंड द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा, इसका इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल ज्यादा है, तो लोग जल्दी से इसकी चपेट में आते हैं। नाउ ओनली वे दिस सिचुएशन गेट्स ईज्ड आउट इज जब ये हर्ड इम्यूनिटी बनने लगेगा। अब क्या कारण है जो आप देख रहे हो, एकदम इटली में, स्पेन में बहुत तेज गति से केसेस हुए, अब वो धीरे धीरे थमने लग गए हैं। एक तो कारण है ये सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ये सब हुआ, तो आपस में एक्सपोजर है, जिसमें स्टैंड आउट एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, उनका एक्सपोजर भी दूसरों से कम हुआ। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर्ड इम्यूनिटी, जैसे एक उन्होंने स्टडी किया यूएस ने सैन फ्रांसिस्को में, और पाया वहां ऑलरेडी 15 से 20% उस एरिया का पॉपुलेशन इससे इन्फेक्ट हो चुका है और इम्यूनिटी बन रहा है। सो ओनली वे थिंग्स गेट स्टेबलाइज विद टाइम इज जब ये हर्ड इम्यूनिटी आने लगेगा। सो कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा, धीरे धीरे इम्यूनिटी बनने लगेगा और ग्रेविटी इसका कम हो जाएगा। आप सब लोग वैक्सीन का बात कर रहे हो, सो वैक्सीन इज नॉट we are not expecting a vaccine in next 6 to 8 months. Whatever we are expecting, it's end of this year perhaps, and then if you see, even if the vaccine comes, just hold on to the thought, sir. I'm sorry, I'm interjecting you. Just hold on to the thought. आप इसको यहाँ पर रखिए। आपने एक बड़ी बात की है यहाँ पर कि 8 महीने तक, 6 से 8 महीने तक कोई वैक्सीन नहीं आने वाला है। 6 से 8 महीने तक कोई वैक्सीन नहीं आने वाला है। अजय भांबी जी, शक्ति जी, इस सब की बात पे नोट करते हुए यहाँ पर मैं तुरंत यहाँ पर दो अपने इसी से ताल्लुक रखते हुए अपने 2 सर्वे पॉइंट्स दिखाऊंगा। मैं चाहूंगा यहाँ पर एक बार प्लीज दिखाएं जो हमारे रिजल्ट्स अभी तक आ रहे हैं सर्वे के। लास्ट 2 क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ, आप देखें अपनी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर मैं सीधे जो आखिरी के 2 सवाल मैं पूछ रहा हूँ, और ये 2 सवाल के बाद नॉन स्टॉप मैं सबसे रिएक्शन लेना शुरू कर दूंगा। ये जो सवाल है, क्या कोरोना ने हमारी जीवन शैली हमेशा के लिए बदल दी है? 82% कहते हैं हाँ, मतलब बहुत बड़ा तबका जो कह रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल ही पूरा चेंज हो गया है। वर्क फ्रॉम होम होगा, आप मास्क लगा के चलेंगे, सामने वाले से जब मिलेंगे तो नमस्कार करेंगे, ये वो 82% है। 14% कहते हैं नहीं, शायद ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, कह नहीं सकते, 4% कह रहे हैं। लेकिन क्या कोरोना ने हमारी जीवन शैली हमेशा के लिए बदल दी? अब इसके बाद एक और सवाल है, बड़ा बहुत ही वैलिड सवाल है, और ये सवाल इसका मूल प्रश्न है। दुनिया भर की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना चीन की कारगुजारियों का नतीजा है। 83% कहते हैं हाँ, नहीं कहते हैं 13%, कह नहीं सकते 4%। जो पहला वाला सवाल था, मैं चाहूंगा एक बार फिर से उसको दिखाएं, जो इससे पहले, ठीक इससे पहले हमने सवाल पूछा था, जो 5th क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि अगर हमने चीन की बात की है तो आप ये मान के चलिए जीवन शैली में चीन भी एक आता है। अब चीन को शक की निगाह से देखा जाएगा, चीन के पास कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होंगी, वो भी इसी सवाल में, इसी हाँ में छुपा है। सीधे चलते हमारे मेहमानों के पास। अब मैं सीधे, क्योंकि मैंने बीच में इंटरजेक्ट किया था डॉक्टर रजनीश कपूर को, इसीलिए मैं सर आपसे शुरू करूंगा। सभी डॉक्टर्स के पास जाऊंगा, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाऊंगा। सर, क्या हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है? क्या हमारी अप्रोच चेंज हो गई है? और मैं आपसे इसको और ग्रेविटी से साथ ये पूछूंगा, क्या ओवरऑल मैन टू मैन इंटरेक्शन अब जो है वो एक नए टेक्टोनिक शिफ्ट में जा रहा है? तो देखें तो कोरोना वायरस कहीं नहीं जाएगा, कुछ कुछ केसेस उसके होते रहेंगे अगर स्पीड उसका धीमा भी होता है। So yes, it is impacting how we are thinking that we should lead our lives, daily lives. It will impact that how we used to interact in various get-togethers.
सो गेट टुगेदर्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे सिनेमा में जाना, वो सब चीज धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होगा। सो ऐसा नहीं है दैट लाइफस्टाइल नहीं चलेगा, बट जैसा हम पहले जीवन शैली रख रहे थे, especially if I talk, if we used to keep 4 or 5 maids in the house and there are 3 drivers, I think that all is going to change with this corona thing, because there will always be a vulnerability of infectivity coming from strangers, coming from the guys who are entering your house. And also once you go at various parties में भी जीवन शैली को चेंज करके ही हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। जो इंटरेक्शंस बिल्कुल क्लोज इंटरेक्शंस हैं, वो शायद धीरे धीरे चेंज होना हमें सोचना पड़ेगा। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। डॉक्टर अरविंद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जीवन शैली के चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहे हैं, ऐसे में मेडिसिन में अगर आपका जो प्रोफेशन है उसमें आप क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं? मेडिसिन में भी वही चेंजेस होंगे, 2 तरह के होंगे। एक तो जो जनरल लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगे, उसमें भी मैं आपको बता दूं 2 तरह के आएंगे। एक तो जो अभी कल से परसों से जब से हम लोग जो अलाउड हैं वो बाहर निकलेंगे, उनको जो ये 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, सोशल डिस्टेंस, मास्क पहन के रखना हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें, और कोई भी सरफेस को छूने से के बाद में हाथ धोना। हमें मानना पड़ेगा कि हर व्यक्ति जो हमारे आसपास है वो इन्फेक्टेड है और उससे हमें अपने को बचाना है, और हर सरफेस जो हम छू रहे हैं वो शायद इन्फेक्टेड है, हमें उसको अपने हाथ को उससे बचाना है। ये तो हमें इमीडिएटली कल से आज से ही करने हैं, और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक ये प्रिंसिपल्स चलेंगे। लेकिन निशान जी, इसके साथ साथ एक बहुत जबरदस्त मैसेज ये कोरोना से आया है, जिसपे डॉक्टर भाभी जी ने शायद रेफर किया था, कि ये मदर प्लैनेट की एक पुकार है कि इंसानों, तुमने इस प्लैनेट का बुरी तरह से शोषण किया है अपने गलत एक्शंस के द्वारा, और अब ये नहीं चलेगा, और अगर तुम अब भी नहीं सुधरोगे तो फिर मैं तुमको और बुरी तरह से हिट करूंगी। तो जिस तरह से हम इसको प्रदूषित कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, निशान जी, ये जो कुछ हुआ है इसका कहीं ना कहीं रिश्ता उससे जाता है, और उन सब चीजों की तरफ अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ठीक है, शायद हम कोरोना पे तो शॉर्ट टर्म में विजय पा पाएंगे, या ये एक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन 2-4 साल के बाद कोई दूसरा वायरस हिट करेगा। पहले सार्स आया, फिर मर्स आया, फिर इबोला आया, फिर जीका आया, अब कोरोना आया। अब देखिए ना, और ये सारे के सारे एक बड़ी अहम चीज है निशान जी, ये सब एनिमल्स से आने वाले वायरस हैं। हमें यह भी सोचना होगा कि ये एनिमल्स के वायरस हम इंसानों में लगातार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो एनिमल्स हमारे शहरों की तरफ आ रहे हैं, हम लोगों का इंटरेक्शन बढ़ रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से एनिमल्स का, ह्यूमंस का माइग्रेशन हो रहा है। ये सब बहुत अहम चीजें हैं। आज बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें प्लेनेट को भविष्य में अपने बच्चों के लिए सुरक्षित छोड़ना है तो हमें, अब जब हम अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करेंगे, इन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमने प्रदूषण को ऐसे ही चलने दिया तो ये कोरोना नहीं तो कल कुछ और, हम ऐसे ही बंद होके घर में बैठे रहे। पॉइंट नोटेड। डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन सर, लाइफस्टाइल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, लेकिन इसका मैक्रो इम्पैक्ट एक फियर फैक्टर होता है, और वो फियर फैक्टर अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेस को। ये कितना बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन आप देखते हैं सर? देखिए, पहले निशान जी, मैं आपका ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर कर देता हूं, जिसमें आपने पूछा था कि हमारा लाइफस्टाइल हमेशा के लिए चेंज हो गया है क्या। उसका उत्तर है नहीं। मेरे हिसाब से आई एम एन ऑप्टिमिस्ट एंड आई थिंक दैट मेडिसिन्स, ड्रग्स और वैक्सीन्स बन जाएंगे, चाहे 1 साल में बने चाहे 2 साल में बने। जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमारा लाइफस्टाइल फिजिकल डिस्टेंसिंग के और सफाई के साथ रहेगा ही रहेगा। ऑफ कोर्स सफाई इज अ गुड थिंग, बाद में भी करना चाहिए, लेकिन जब ड्रग्स और वैक्सीन बन जाएंगे तो लाइफ एज वी न्यू इट बिफोर, पहले जैसे आ जानी चाहिए। एक तो ये। दूसरा है कि आपने ये पूछा था कि मेडिसिन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, आज मैं पहले के मुकाबले 10 गुना
ई कंसल्टेशन करता हूं, यानी कि वीडियो कंसल्टेशन करता हूं। फिजिकल कंसल्टेशन कम हो गए हैं। पहले हम लोग, मेरी क्लिनिक में टिपिकली 1 या 2 वीडियो कंसल्ट होते थे। आज 10 से 12 कंसल्टेशन हर रोज हम करते हैं ऑनलाइन। और ये पूरी दुनिया में, स्पेशली ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ऐसा ही पाया गया है कि टेलीमेडिसिन या ई कंसल्टेशन बढ़ गया है। इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इससे आप रिमोट कॉर्नर्स में भी पहुंच सकते हैं। ऑल यू नीड इज एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ स्मार्ट डिवाइस, और उसके बाद आप कहीं पे भी अपना कंसल्टेशन दे सकते हैं। तीसरी चीज, डिजिटल हेल्थ विल कम इन, यानी कि आप दूरी से लोगों का बीपी देख लेंगे, दूर से बीपी देख लेंगे, दूर से ईसीजी देख लेंगे, दूर से ब्लड शुगर देख लेंगे। ये सब की डिवाइसेस अवेलेबल हैं। लगता है कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये डीपेस्ट रिसेसेस रूरल एरियाज में, विलेजेस में भी हो सकती हैं। तो रिमोट मेडिसिन एंड रिमोट ट्रीटमेंट विल इंक्रीज, एंड दैट्स अ गुड थिंग। एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेस सर? स्ट्रेस का क्या कहेंगे आप? आपने जो अब लास्ट सवाल पूछा था वो है इम्पैक्ट ऑन द साइकी। हाँ। सो अब देखिए, ये है कि अब जैसे कोई, हमारी मीटिंग होती है, डिपार्टमेंटल मीटिंग, कोई कहता है कि सर्जरी बिल्कुल बंद कर दो। अब ऑब्वियसली उसके माइंड में बहुत फियर है। ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं, 5% हैं, लेकिन ये फियर फैक्टर, उसको लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, मेरी फैमिली को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये फियर फैक्टर है, और ये उसको स्ट्रेस कॉज कर रहा है, और इससे वो रात को सो नहीं पा रहा है। ठीक है। तो आई थिंक, हाँ, तो ये एक सोसाइटी में आ गया है फियर फैक्टर, और उसे चाहिए कि हम उसको डिस्पेल करें, और साइंस विल शो द वे। अंडरस्टूड। बहुत छोटे छोटे सवाल, बहुत छोटे छोटे जवाब। मेरे पास बहुत कम टाइम है, लेकिन अजय जी आपसे मैं जानना चाहूंगा। अजय भांबी जी, सर अभी का आकलन क्या कहता है आपको? कितने दिन और, डेट वाइज अगर मैं बात करूं, कितने दिन और कष्ट के? मेरे को लगता है कि जुलाई 1 से चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू होंगी, और उसके बाद में सितंबर से और बेहतर होगा, और इसका वैक्सीन भी आना चाहिए सितंबर अक्टूबर के आसपास। हो सकता है फाइनल ना हो, लेकिन वो इतना वैक्सीन तो होगा कि उसका असर 80-90% आदमी को होना शुरू हो जाए। और मेरे को लगता है कि इसका असर जो है 2 साल तो रहेगा, और ये कोरोना जाने वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जाता नहीं है। तो जब तक हम अपना पूरा लाइफस्टाइल की, सारे लोग बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस प्लेनेट को भी सेव करना पड़ेगा। इस प्लेनेट को सेव करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस प्लेनेट ने हमारी जनरेशन को सेव किया है और करता ही आ रहा है। ठीक है। हम इसके साथ में अन्याय नहीं कर रहे। ठीक है, पॉइंट नोटेड। आपने 1 जुलाई की डेडलाइन दी है अजय जी ने, और अजय जी अभी तक जो भी कहते आ रहे हैं काफी सही है। अनिल जी और अजय जी हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मलिक, ओवरऑल मेडिसिन के ऊपर इंपैक्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल एक इंसान की प्रवृत्ति के ऊपर बात की जाए तो भारत अपने आप को बचाने में कामयाब रहा है। लेकिन क्या ये एक एटीट्यूड ऑफ कैलुअसनेस तो नहीं पैदा कर देगा कि देखिए हम तो बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ? देखिए, बिल्कुल नहीं करेगा। पोस्ट कोविड एक डिफरेंट काइंड का सिनेरियो आएगा। पोस्ट कोविड में आपको यह बता दूं, हमारे देश में 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है ट्यूबरकुलोसिस से। वो भी इसी तरह से इंफेक्शन फैलती है। उसके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग होनी जरूरी है, उसके लिए भी कायदे से मास्क होने जरूरी है, क्योंकि वो भी एक रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है। तो मैं ये बता दूं कि ये जितनी प्रिकॉशंस हैं, ये हमारी जीवन शैली में आ जाएंगी, ना केवल कोविड के लिए, लेकिन सारे तरह के निमोनियाज के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, बाकी वायरल इंफेक्शंस के लिए ये जीवन शैली में आ जानी चाहिए। दूसरी चीज है, भारतवासियों में एक टीम वर्क और एक जीत का अनुभव जरूर डेफिनेटली होगा कि हम लोग इंटरनेशनल सिनेरियो के हिसाब से हम लोगों ने अच्छा किया है, और शायद उसका एक नतीजा ये भी है कि हमने टीम में चल के और हमने टाइमली लॉकडाउन किया और लॉकडाउन का पालन भी किया। और एक ये जो नया सिनेरियो डेवलप होगा, उसके अंदर हिंदुस्तान में मुझे लगता है हाइजीन को लेके और बीमारियों की प्रिवेंशन को लेके, आपके चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहूंगा, हम कोविड से तो डर रहे हैं, मुझे बताइए ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ये सब के सब जो है प्रिवेंटेबल हैं, लेकिन हम पैप्समियर्स नहीं करा रहे अपनी बहनों के या अपनी माओं के, हम मैमोग्राफीज नहीं करा रहे हैं उनकी।
तो ये हमारे को एक जीवन शैली में लाना पड़ेगा कि प्रिवेंशन हम कहां पर कर सकते हैं और उन सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स को हमारे को लेना पड़ेगा। पॉइंट नोटेड। और मुझे लगता है कि नया भारत का उदय होगा और शायद इंटरनेशनल सिनेरियो में भी हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जी, यहां पे क्विकली हम अपना सर्वे दिखा देते हैं, सारे पॉइंटर्स, और लास्ट रिएक्शन में एक लेना चाहूंगा यहां पर शक्ति सिन्हा जी से भी। सर, बड़ा टफ क्वेश्चन है मुझे ये पूछना, लेकिन इकोनॉमिक इंपैक्ट, मैं एक फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट आप शॉर्ट टर्म में क्या देखते हैं इसका? देखिए, शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो बहुत ही सीरियस है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है, कम 60% इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है एग्रीकल्चर के बाहर जाए तब। लाखों लोग अब बेरोजगार हो चुके हैं, बाजार में डिमांड अब नहीं रहा क्योंकि लोग के पॉकेट में पैसा नहीं है। तो अगला 3 से 6 महीना बहुत कष्टदायक होगा हमारे देश के लिए। उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप जरूर करेगी। अब तक हम होल्डिंग ऑपरेशन बहुत अच्छा किए थे। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द वे ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, भारत सरकार मिलकर बहुत अच्छा काम किए, मगर नंबर जितना बड़ा है, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, हमारे लेबर क्लास इतना बड़ा है, तो उन सबको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देने में समय लगेगा। इसलिए कुछ दिन तक हमें समझ के चलना पड़ेगा कि कष्ट में हम रहेंगे, तकलीफ में हम रहेंगे, और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा वीकर सेक्शन के लिए, लेबर क्लास के लिए, उनको किस तरीके से हम सहायता दे पाए कि वो इस पीरियड वो सहन कर पाएंगे, वो हमें समझ के चलना होगा। बहुत चेंजेस आएंगे, बिजनेस में चेंजेस आएगा, बिजनेस के पास कैश नहीं है, वर्किंग फ्रॉम होम लोग ज्यादा करेंगे क्योंकि फिर रेंट बच जाएगा। अगर रेंट हम अपना बचाएंगे तो लैंडलॉर्ड का तो इनकम घट जाता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टाइम्स फॉर अस। ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो समय निकाला हमसे बातचीत जो की। लेकिन एक चीज साफ है, वो चीज है, ये आपको बताना जरूरी हो जाता है। पहली चीज, कोरोना अभी रहेगा। फॉर्म भले ही बदल ले, वैक्सीनेशन भले ही आ जाए, लेकिन कोरोना रहेगा। लेकिन उसके लिहाज से हमें जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि जो जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। और तीसरी चीज, एस्ट्रोलॉजिकली जुलाई में संकट के बादल कम होते दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीधे क्या है नॉन स्टॉप हॉटस्पॉट। देश में कोरोना का अपडेट बहुत देखा आपने, लेकिन अब आपके लिए सीधा हॉटस्पॉट का हाल लेकर आए हैं। आपको उन शहरों का हाल बताएंगे जहां से कोरोना को मिटाना बेहद जरूरी है। हॉटस्पॉट नॉन स्टॉप दिखाने से पहले हॉटस्पॉट हेडलाइन। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1, मुंबई की बात। यहां संक्रमितों की संख्या 8,203 हो गई है। अब तक 332 लोगों की मौत हुई है। धारावी में 496 मामले सामने आ चुके हैं। हॉटस्पॉट नंबर 2, दिल्ली राजधानी की अगर बात करें, संक्रमितों की संख्या 4,122 पहुंच गई है। 64 की मौत हो गई है। यहां एक बिल्डिंग में 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हॉटस्पॉट नंबर 3, गुजरात का शहर अहमदाबाद। 3,500 के पार कोरोना पॉजिटिव और 185 की मौत। हॉटस्पॉट नंबर 4, गुजरात का ही शहर सूरत। 661 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 28 की मौत हो गई है। हॉटस्पॉट नंबर 5, मध्य प्रदेश का इंदौर। यहां संक्रमितों की संख्या 1568, 76 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई। हॉटस्पॉट नंबर 6, मध्य प्रदेश का भोपाल। भोपाल में 526 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 15 लोग इस वायरस की वजह जान गंवा चुके हैं। हॉटस्पॉट नंबर 7, मध्य प्रदेश का उज्जैन में कई इलाके तेजी से रेड जोन में तब्दील हो रहे हैं। 150 लोग कोरोना के मरीज हैं। अभी तक 29 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। हॉटस्पॉट नंबर 8, राजस्थान का जयपुर। संक्रमितों की संख्या 969 हो गई है। यहां अब तक 40 मरीजों की मौत की खबर है। पिछले 24 घंटे में 6 की मौत हो गई है। हॉटस्पॉट नंबर 9, उत्तर प्रदेश के आगरा में 543 लोग संक्रमित हैं, जिसमें से 15 की मौत हो गई है। हॉटस्पॉट नंबर 10, यूपी के कानपुर में 236 लोग संक्रमित हैं। अब तक 4 लोगों की मौत है। हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद हॉटस्पॉट नॉन स्टॉप आपको दिखाएंगे आपके शहर का हाल। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 790 मामले सामने आने से कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,296 हो गई है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 36 लोगों की मौत होने से मौत का आंकड़ा 521 पर पहुंच गया है। दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में एक ही बिल्डिंग में 41
कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां कहा जा रहा है कि इनमें से कई कोरोना संक्रमित निजामुद्दीन के मरकज में भी शामिल थे। कोरोना को लेकर दिल्ली से एक और बड़ी खबर। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में कॉल सेंटर की तरह 4 शिफ्टों में चलने वाली कैट्स एम्बुलेंस के 17 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। कुल 70 कर्मचारियों में से अभी 50 की रिपोर्ट आनी बाकी है। एमपी के बड़े हॉटस्पॉट शहर इंदौर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। इंदौर पुलिस ने सीमेंट मिक्सर में छिपे 18 मजदूरों को चेकिंग पॉइंट पर पकड़ लिया। ये सभी मजदूर यूपी के लखनऊ के रहने वाले थे जो महाराष्ट्र में काम करते थे। इंदौर में सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद इंदौर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में कोरोना ने दस्तक दे दिया। यहां पुजारी के परिवार का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते मंदिर के पुजारी समेत उसके परिवार के 14 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। एमपी के बैतूल में महिलाओं ने लॉकडाउन नहीं मानने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो लाठी और बेलन हाथ में लेकर सड़क पर उतर आई और पुलिस की मदद कर रही हैं। वो लोगों को लॉकडाउन का महत्व बता रही हैं और कानून तोड़ने वालों को सबक सिखा रही हैं। हॉटस्पॉट बन रहे यूपी के वाराणसी में लॉकडाउन का पालन कर रहे एक दरोगा पर टिकटॉक का खुमार छाया। वो AK-47 लेकर सिंघम अवतार में सड़कों पर उतर पड़े। सिंघम बने इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हर्षिक भदौरिया का वीडियो वायरल होते ही एसएसपी ने जांच के आदेश देकर तुरंत तबादला कर दिया। लगातार हॉटस्पॉट बन रहे यूपी के कानपुर में एक बार फिर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट पथराव हुआ। बच्चों को लेकर 2 गुटों में झगड़े से सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए। बिहार के हाजीपुर में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। यहां सैकड़ों लोग तालाब में मछली पकड़ते दिखाई दिए। लोग घंटों मछली पकड़ते रहे, लेकिन इन्हें रोकने के लिए प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं दिखाई दिया। यह हाल तब है जब बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। एमपी के झाबुआ में मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। यहां सैकड़ों मजदूरों ने खड़े होकर नारेबाजी की और पर्सनल डिस्टेंसिंग का सरेआम उल्लंघन किया। ये मजदूर लंबा सफर तय करके गुजरात मध्य प्रदेश होते हुए यूपी के लिए जा रहे थे, लेकिन यूपी सरकार के प्रवासी मजदूरों पर रोक लगाने के चलते मजदूर परेशान हो गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।